अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक किताब की समरी आपके सामने पेश करूंगा। ये एक बहुत ही शोर आफाक किताब है और इसको मैंने पढ़ा, ना सिर्फ पढ़ा बल्कि समझने की कोशिश की। और इस किताब को इसकी मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की इसकी। और काफ़ी टाइम लगा के इस किताब को इंटरनलाइज करने की भी कोशिश की। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस किताब का जो कुछ मैंने समझा, जो मेरा इससे टेक है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। सीएसएस में और पीएमएस के इंटरव्यूज़ में बाज़-औक़ात आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं या आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? तो उस सूरत में आपकी रीडिंग होनी चाहिए कि आप कोई ना कोई किताब वहाँ पे बता सकें और उसको डिफेंड भी कर सकें। ये तो एक आपकी ज़रूरत भी है। इसके साथ-साथ ये एक इंसान को जो एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस है, एक नस्लों का इल्म जो है वो किताबों की सूरत में मौजूद है, तो उसको हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो किताब बीनी की जो अहमियत है उससे तो कोई इनकार है ही नहीं। तो बगैर किसी तमहीद के इस किताब को डिस्कस करते हैं। इसकी समरी मैं बयान करता हूँ इक़्तिबासात की शक्ल में, छोटे-छोटे कैच फ्रेज़ेज़ की शक्ल में। मैं ये कोशिश करूँगा कि इस किताब की जो समरी है वो मुख्तसर से वक़्त में बयान करूँ, आधे घंटे में। इस किताब के ऊपर मैं शायद 3 से 4 घंटे आसानी से बोल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं सम अप करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे लेक्चर्स जो हैं रिसर्च बेस्ड होते हैं। एक ही लेक्चर के पीछे कम से कम महीनों की मेहनत होती है। कुछ काम जो है वो ऑलरेडी हुआ पड़ा था। मसलन इस किताब का जो ट्रांसलेशन है, या इस किताब की सॉरी जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ पीपीटीज़, ये मैंने तैयार की थी 2016 में। तो आज मेरी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तैयार पड़ी है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले इस किताब का जो टाइटल है वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल। ये मैनेजमेंट की बहुत मशहूर किताब है। मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि अगर आप लीडर हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, लोगों से काम कैसे लेना है, टीम वर्क कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑथर के बारे में स्टेफन रिचर्ड्स कवी 1932 में पैदा हुए, 2012 में फौत हो गए। तो ये तकरीबन कोई 80 साल जिंदा रहे। अमेरिका से उनका ताल्लुक था। ही वाज एन अमेरिकन एजुकेटर, ऑथर, बिजनेसमैन, की नोट स्पीकर। 1996 में टाइम मैगजीन ने इनको 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में रखा। और ये जब फौत हुए तो उस टाइम ये प्रोफेसर थे एट द जॉन एम हंट्समैन स्कूल ऑफ बिजनेस एट द यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में है। इसकी और भी किताबें हैं, जिनमें से कुछ किताबों के नाम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव फैमिलीज। फैमिलीज के बारे में इन्होंने किताब लिखी, द 8th हैबिट, और फिर द लीडर इन मी। ये इनकी और भी शोरा आफाक किताबें हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ इस किताब की, जिसको मैं क्विक इसका समराइज करूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। इस किताब ने बहुत सारे रीडर्स की, मिलियंस ऑफ द रीडर्स की जिंदगियों को तब्दील किया। एक वक्त होता था जब ये समझा जाता था कि कामयाबी जो है वो लक से होती है या विरासती होती है या विरासत में मिलती है। कामयाब बाप का बेटा कामयाब होगा, या तो अब वो वक़्त चला गया। अब समझा जाता है कि कामयाबी के असूल हैं, कामयाबी की साइंस है, कामयाबी की सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको फ़ॉलो करके आप कामयाबी ले सकते हैं। नाउ एवरीथिंग कैन बी सक्सेसफुल, एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल बाय चेंजिंग हिज हैबिट्स एंड लाइफ़स्टाइल। इट इज़ इन योर हैंड्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी की आदतें चेंज कर लें, लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो इट्स अ साइंस, it's not stroke of luck. 7 habits are not mere habits. These are laws of success. ये कामयाबी के कवानीन हैं जिनके ऊपर हर इंसान को जो कामयाब होना चाहता है अमल करना चाहिए। It not only tells you how to get success,
but also tells how to build your character. ये सिर्फ कामयाबी का असूल नहीं है, कामयाबी का तरीकाकार नहीं है, वो तो शॉर्टकट सी बात है। वो तो कामयाब अपने टारगेट अचीव करना है तो आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, अनफेयर मीन से भी जा सकते हैं, लेकिन ये वो असूल हैं जो आपके इंटेग्रिटी और कैरेक्टर को भी बिल्ड करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी कामयाबी को बढ़ाएगी, सस्टेन करेगी? आर यू मेकिंग द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट दैट विल सस्टेन एंड इंक्रीज द सक्सेस 1, 5 और 10 years फ्रॉम नाउ? ये इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ पे भी हो सकती है, आपकी ट्रेनिंग पे भी हो सकती है, आपके नॉलेज पे हो सकती है। सोचना आपने ये है कि आज आप क्या कर रहे हैं, क्या आप जो कुछ आज कर रहे हैं इसका फायदा आपको आने वाले सालों में होगा? मसलन अगर आप सपोर्ट्स करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप अपनी हेल्थ को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप जिम कर रहे हैं तो आप हेल्थ को बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ को आप अपनी स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या आप कोई ऐसी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका फायदा आपको बाद में मिले? तो ये एक सवाल है। दूसरों को ब्लेम नहीं दें, आप अपने सर्कमस्टांसेस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप हालात को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए आपको। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सर्कमस्टांसेस। You always reap what you sow. There is no shortcut. Question: how many on their deathbeds wish that they would have spent more time at the office or watching TV or sleeping over time? कितने लोग हैं जिन्होंने मरते हुए सोचा होगा या ख्वाहिश की होगी कि उन्होंने ज़्यादा टाइम दफ्तर में गुजारा होता, टीवी देखी होती या सोते रहते? कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं करता। हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह जिए, इंजॉय करे, कामयाब हो। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। ऐसी लर्निंग का कोई फायदा नहीं जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। लर्निंग नॉट फॉलोड बाय एप्लीकेशन इज नो लर्निंग। स्माइलिंग विंस मोर फ्रेंड्स देन फ्रोनिंग। तेवरी चढ़ाने से, माथे पे लकीरें डालने से कोई दोस्त नहीं बनता। आप मुस्कुराते रहें, ज्यादा दोस्त बन जाएंगे। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. इंसान का जहन जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसको वो अचीव भी कर सकता है। फिर स्टेफन कोवी कहता है, ये थोड़े थोड़े कैच फ्रेजेस हैं, मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ। इस किताब का थीम जो है, हैबिट्स की बात बाद में आएगी। प्राइमरी ग्रेटनेस लाइज इन कैरेक्टर इंटेग्रिटी। असल अजमत ये है कि आपका करेक्टर अजीम होना चाहिए। फिर सेकेंडरी ग्रेटनेस जो है ना, वो टैलेंट्स में है, स्किल में है, कॉम्पिटेंस में है। स्टेफन आर कभी एक बड़ी प्यारी बात करता है, एक बंदा जिसका करेक्टर ठीक नहीं है, जो डिसऑनेस्ट है, जिसकी वर्क एथिक्स नहीं है, उसके टैलेंट का, उसकी स्किल्स का, उसकी कॉम्पिटेंस का इदारे को कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आपको बंदे हायर करना पड़े, एचआर हायर करना पड़े, तो आप प्राइमरी ग्रेटनेस पहले देखें कि उसका करेक्टर कैसा है, क्या वो जिम्मेदार है या नहीं है, क्या वो अपनी बात पूरी करता है या नहीं करता, उसका एथिकल सिस्टम क्या है, उसका एथिकल वो बिलीफ सिस्टम क्या है, उसका क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं है, इंटेग्रिटी वाइज कैसा है। ये है पहली चीज। ये है सेकेंडरी चीजें, टैलेंट, स्किल्स, कॉम्पिटेंस। हो सकता है कि ये कोई बंदा भी सीख ले, लेकिन ये चीजें जो है ना, ये आपका बिलीफ सिस्टम के साथ ताल्लुक होता है इनका। Lack of primary greatness is a bigger loss than that of secondary greatness. If you follow wrong direction, your speed and efficiency will be of no use for you. गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप उतनी ज़्यादा दूर चले जाएंगे। डायरेक्शन सही होनी चाहिए पहले नंबर पे। स्पीड का असर तब ठीक होगा जब आपकी डायरेक्शन ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हर चीज़ के बारे में आपका एक पर्सपेक्टिव होता है, एक मैप होता है। इन मैप्स को कहते हैं परसेप्शंस। हम अपने तमाम एक्सपीरियंसेस को इन मैप्स के ज़रिए जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। मसलन ज़िंदगी में अगर आप
आपको बचपन में ऐसे वाक़यात पेश आए कि आपको दूसरों के ऊपर एतबार उठ गया, तो आपके ज़हन में एक परसेप्शन बन जाएगी कि दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना। ये एक मैप है आपके माइंड में। तो फ्यूचर में भी आपके अंदर आप अपने फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को, चाहे वो अदरवाइज़ अच्छे भी होंगे, आप इसी मैप से देखेंगे चीज़ों को। अच्छा, ये जो मैप हमारे ज़हन में बन जाते हैं, हम इनको क्वेश्चन नहीं करते। ये ज़रूरी नहीं कि ठीक हों। मसलन आपका बचपन में किसी के बारे में नफ़रत पैदा हो गई, किसी चीज़ के बारे में, किसी कैफ़ियत के बारे में आपकी एक नफ़रत पैदा हो गई, तो उस ये जो मैप आपका बना, उसको आप आम तौर पे हम उन मैप्स को, उन परसेप्शन को क्वेश्चन नहीं करते, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको अपने साथ लगा के रखते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 2 बंदे एक ही चीज़ देखें और उसके ऊपर डिसएग्री कर जाएँ, और ये भी हो सकता है कि दोनों ठीक हों। जैसा कि ये तस्वीर है, एक मेंढक है और एक तरफ जो है वो एक घोड़ा है। अब अगर आप मेंढक को देखेंगे तो उसको थोड़ा-सा तिरछा होके देखें, साइड से देखें, तो वही तस्वीर जो है वो घोड़ा बन जाता है। उसको थोड़ा सीधा करके देखेंगे तो वो एक मेंढक नज़र आएगी आपको। जैसा कि ये है, ये ऊपर जो है अ, किसी को ये वो मुर्गाबियाँ नज़र आएँगी जो उड़ रही हैं, डक्स, और नीचे देखेंगे तो ये आपको फिश नज़र आएँगी। वही सी व्हाट वी आर कंडीशन्ड टू सी। हमारी कंडीशनिंग हो चुकी होती है चीज़ों के बारे में, हमने पर्सपेक्टिव जो है वो अपना बना लिया होता है। असल बात ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि वी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, वी शुड नॉट फाइट ओवर डिफरेंसेस। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, बट देयर इंटरप्रिटेशन मेक्स ए डिफरेंस। हकायक हकायक होते हैं, लेकिन असल मामला तब मसला बनता है या डिफरेंस पैदा होता है जब हम उनको इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लेसन ये है कि आप अपना माइंड जो है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओपन कर लें। किसी भी चीज़ को रिजेक्ट ना करें शुरू से। हो सकता है अगला बंदा ठीक कह रहा हो, उसका पर्सपेक्टिव ज़रूर आप ख्याल में रखें। व्हेन एंड व्हाई योर पैराडाइम्स आर शिफ्टेड। एक्सपोज़र से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, इन्फॉर्मेशन से होता है, एजुकेशन से होता है, या क्राइसिस में जब आप पढ़ते हैं तब आपका चेंज होता है, जब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। ये 5 तरीके हैं जिनकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं। मसलन आपको एक हो सकता है कि वेस्ट से बहुत नफ़रत सिखाई गई हो, लेकिन जब आप वेस्ट में रहने लग पड़ें, तो आपको ये लगे कि वेस्ट की तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। इसकी अच्छी चीज़ें भी हैं वेस्ट में, वैल्यूज़ उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिहाज से ज़्यादा बेहतर हैं। इसी तरह वेस्ट में जो सिखाया जाता है, इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्ट है, इस्लाम से जो नफ़रत उनके माइंड में डाली जाती है, अगर वो इस्लाम को स्टडी करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक्सपोज़र लेंगे, तो हो सकता है उनका माइंड, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनका माइंड पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो बात ये है, तो की इज़ दी दिस थिंग, कीप योर माइंड ओपन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Paradigms create the lens through which we see the world. Admission of ignorance is often the first step towards education. सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये बात ज़हन में रखें कि आपका इल्म महदूद है। आप इग्नोरेंट हैं, तब ही आप कोई नई चीज़ सीख पाएँगे। इनसाइड आउट अप्रोच वर्क्स इन लाइफ। और आगे, यानी पहले आप अंदर से अपने आप को पर्सपेक्टिव ठीक करते हैं, फिर आपकी बाहर वाली अप्रोच बेहतर होती है। हैबिट, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। ये है हैबिट। जो हम मुसलसल करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाता है। एक्सीलेंस एक एक्ट नहीं है बल्कि एक हैबिट है। ऐसे हैबिट आपकी बनती है, पहले ये सोच होती है, आइडिया होता है, एक्शन में कन्वर्ट होती है, हैबिट बनती है, कैरेक्टर बनती है, डेस्टिनी बन जाती है। ये है सीक्वेंस। एक आइडिया से एक्शन, फिर रिपीट करेंगे तो हैबिट बन जाएगी। हैबिट जब बनेगी तो आपका कैरेक्टर बिल्ड कर देगी, और कैरेक्टर से बन जाएगी आपकी डेस्टिनी, यानी किस्मत, यानी आपका अल्टीमेट एंड।
Habits are like a cable. We weave a strand of it every day and soon it cannot be broken. और एक मैन ने कहा था कि ये एक केबल की तरह, इसको आप जितना उसको मोड़ते जाएंगे, उसका बनाते जाएंगे, उतना ये मजबूत होता जाएगा। जैसे कि आप ट्विस्ट करते जाएं एक रस्सी को, जितना उसके ऊपर ट्विस्ट करेंगे, जितना उसके बल देंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। हैबिट्स भी ऐसे ही हैं, जितना आप हर रोज इन पे काम करेंगे उतना स्ट्रांग होती जाएंगी। लेकिन नेगेटिव हैबिट्स कैन बी ब्रोकन बाय एफर्ट। ब्रेकिंग ए हैबिट इज जस्ट लाइक ब्रेकिंग द ग्रेविटी पुल। ग्रेविटी पुल को अगर आपने तोड़ दिया तो फिर आप एस्केप वेलोसिटी में चले जाते हैं, यानी आप स्काई इज द लिमिट। ग्रेविटी पुल को तोड़ना है। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो बस सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। शुरू शुरू मुश्किल होगा, बट मैंने जब हैबिट जब चेंज होगी तो इसकी जगह एक नई हैबिट ले लेगी। जब ये इसको कहते हैं पुल, ब्रेकिंग द ग्रेविटी पुल का मतलब होता है कि जब एक चीज टूट जाए, एक चीज का इम्पैक्ट खत्म हो जाए, तो देन देयर इज स्मूथ सेलिंग अहेड। हैबिट एक साइकिल है, नॉलेज, डिजायर, स्किल। नॉलेज क्या है कि कोई चीज कैसे करनी है, क्यों करनी है। नहीं, नॉलेज ये है क्या करना है और कैसे करना है। स्किल क्या, नहीं सॉरी, नॉलेज ये है क्या करना है और क्यों करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जो है और करना क्या है, ये तो ऑब्वियसली दिस इज प्राइमरी क्वेश्चन। स्किल जो है कैसे करना है। डिजायर क्या है कि मैं करना चाहता हूँ। तीनों चीजें अगर होंगी, नॉलेज, डिजायर एंड स्किल। देखें, आपको ये पहले एहसास होना चाहिए कि मिसाल लेता हूँ कि सुबह सवेरे उठने की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अच्छी बात है। अगर आप लेट उठते हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये गलत बात है। तो ये है नॉलेज। स्किल, अब आप गौर करेंगे कि दूसरी चीज नॉलेज में ये है कि आप क्यों सुबह सवेरे उठना है, क्या फायदे हैं। आपके माइंड में कुछ ना कुछ होगा कि मैंने सुबह इसलिए उठना है। स्किल क्या है कि आप अपना कैसे उठना है, उसके लिए आप टाइम पीस लेके आएंगे, अलार्म लगाएंगे, अपनी विल पावर बिल्ड करेंगे। और हो सकता है आप टाइम पीस को ज़रा दूर रखें, क्लॉक को दूर रखें कि वो उसकी आवाज़ आपको अ, उठने पे मजबूर करे। आप उसको जब बंद करने जाए, तो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको वो चीज़ करने का तरीका बताए। डिज़ायर और ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को करना चाहते हैं। मेजोरिटी मेचोरिटी कंटिन्यूम, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या है, यू टेक केयर ऑफ मी। इंडिपेंडेंस ये है आई कैन डू इट। इंटरडिपेंडेंस इससे भी ज्यादा बड़ी क्वालिटी है, वी कैन कोऑपरेट। देखिए, ये तीन स्टेजेस हैं मेच्योरिटी की। पहले तो ये है कि बंदा डिपेंडेंट होता है, फिर वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो कोऑपरेट करने लग पड़ता है। तो इंटरडिपेंडेंस इज द ग्रेटर वैल्यू। फिर वो आगे बड़ी खूबसूरत बात करता है, स्टेफन को ये कहता है कि इफ ए हैन लेज गोल्डन एग्स, बोथ द हैन एंड एग्स आर इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर टू बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुर्गी की केयर छोड़ दें और एग्स के साथ ही वास्ता रखें। अगर एक मुर्गी सोने के अंडे देती है तो दोनों की केयर करनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी नहीं है कि मुर्गी को बहुत ज्यादा केयर करें और एग्स को आप फेंक दें। एग्स आर दी फ्रूट, उनको भी यूज करें, उनको उनसे भी फायदा उठाएं, लेकिन हैन की भी केयर करें, दोनों की केयर करनी चाहिए। डोंट यूज कैपिटल टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यूज योर प्रॉफिट्स। ये भी बात करता है कि आप अपने कैपिटल को, सरमाए को यूज ना करें, उसके जो प्रॉफिट्स हैं उससे अपना जो जिंदगी का मेयार है बेहतर बनाएं। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसको इन्वेस्ट करें, उससे पैसे कमाएं, 1.5 लाख रुपया आएगा। तो 1.5 लाख में से जो 50,000 का प्रॉफिट है, उसमें से कुछ पैसे आप खर्च कर सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। लाइक 25,000 आपने खर्च कर दिए अपनी लाइफ पे, अब 1.25 लाख आपके पास बचे हैं, उसको दोबारा री इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये एक कंसेप्ट है। Our most important financial assets is our capacity to earn. We should invest in our productive capacity.
तो बड़ी प्यारी बात करता है स्टेफन कोवी कि हमारी सबसे कीमती चीज़ जो है वो है हमारी कैपेसिटी टू अर्न। तो अगर आपको ज़रूर ये अपने ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए कि आप ट्रेनिंग पे जाएं, मुख्तलिफ किस्म की स्किल सीखें और ऐसी स्किल सीखें जो आपको पैसा बनाने में मदद करें। तो ये एक की है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी स्किल्स में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट है। You can purchase people services but not their hearts. You have to earn them. अब आते हैं डायरेक्ट हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की तरफ। मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगा। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, सेल्फ एनालिसिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली। सिर्फ इंसान ही वो हैं जो कि सोच सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। हु इज प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव वो होता है जो अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेता है। He does not blame circumstances for his behavior. वो कहता है कि जो मेरा बिहेवियर है ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे बिहेवियर को कोई और बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं खुद कंट्रोल करता हूँ। हालात जैसे भी हूँ, मेरा बिहेवियर वही होगा जो मैं चाहूँगा, और मेरे बिहेवियर से चीज़ें चेंज होंगी, हालात चेंज होंगे। वो अपना रिस्पांस खुद चुनता है। वो हालात का गुलाम नहीं होता। हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन उसका हालात को जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि वो हालात को ठीक कर देता है। नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट, ये रूजवेल्ट ने कहा था। गांधी ने कहा था, दे कांट टेक अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ वी डोंट गिव इट टू देम। कोई हमसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ले सकता जब तक हम खुद ना दें। वी आर वट वी आर टूडे बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी मेड यस्टरडे। आप जो कुछ भी इस स्टेज पे हैं उन चॉइसेस की वजह से हैं जो आपने कल बनाई थी, कल ली थी। Happenings are important, but our responses to them are more important. Choose your responses, create your circumstances. जिंदगी में 3 किस्म के साइकिल होते हैं आपके। एक होता है सॉरी नो कंसर्न, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? नो कंसर्न ये है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यूक्रेन में वार हो रही है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते बैठे हुए पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में। अच्छा जी, रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार है, तो आपको इस बारे में कंसर्न इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर नहीं सकते। सर्कल ऑफ कंसर्न ये है कि आपके मुल्क में महंगाई है, तो ये आपके लिए कंसर्न तो है, बट इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये है कि वो चीज़ें जो आप ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। मसलन क्या है कि ठीक है महंगाई तो है, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। आप फोकस कर सकते हैं कि आपने पैसा कैसे कमाना है, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपने खुद डिसीजन कैसे लेनी है। तो ये है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हमें अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में डालने की जरूरत है, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। जिन चीज़ों में आप जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते उनको छोड़ दें। जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उनको ही ध्यान में रखें, उनके अंदर ही वर्क करें। प्रोएक्टिव फोकस, फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज द वेरी सर्कल। जितना आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, उतना आप एम्पावर्ड होते जाएंगे। देखिए, हम में से कितने लोग हैं जो महंगाई का रोना रोते रहते हैं, हालात का रोना रोते हैं। कोई फायदा नहीं है भाई, उससे कोई चीजें बेहतर नहीं होनी, ये सिर्फ और कभी कह रहा है। आप सोचें आप कर क्या सकते हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें। आप ये करते जाएंगे तो आपका इन्फ्लुएंस का सर्कल बढ़ता जाएगा, कंसर्न वाला कम होता जाएगा, ऊपर वाला सर्कल कम होता जाएगा। अगर आप सर्कल ऑफ कंसर्न में ज्यादा टाइम गुजारेंगे, ज्यादा सोचते रहेंगे, कुटते रहेंगे, हालात खराब है, ये है वो है, महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो क्या होगा कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट और नो कंट्रोल। तो ये वही बात है जो ऑलमोस्ट मैं पहले कर चुका हूँ। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है, आपकी अपनी हैबिट्स हैं, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका अपना बिजनेस है।
कुछ चीज़ें आपके इंडायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें नो कंट्रोल में होती हैं। While we are free to choose our actions, we are not free to choose the consequences of our actions. ये बात ज़हन में रखनी है। एक दफ़ा आपने एक्शन तो चूज कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी कॉन्सिक्वेंसेज को चूज नहीं कर सकते। यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक व्हेन यू एडमिट इट। गलती हो गई है, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। असल चीज ये है कि गलती को एडमिट करें, उसे सबक सीखें। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन इफेक्टिवनेस, फॉर आवर ओन हैप्पीनेस एंड फॉर मोस्ट ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस। इस तरह के बातों को अवॉइड करें। इफ, अगर ऐसा हो जाता, काश, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ेगा, ये इस तरह के फ्रेजेस को अवॉइड करें। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैव अ पिक्चर ऑफ द गोल इन योर माइंड। मूव एंड गेट क्लोज टू इट ऑन डेली बेसिस। जो टारगेट है, हर रोज उस पर काम करना चाहिए। अगर आपके जहन में ये है कि मिलियनियर बनना है, करोड़पति बनना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, टारगेट रखें। फिर आप ये सोचें आप हर रोज उसके लिए कर क्या रहे हैं। डेली बेसिस पे 24 आवर यूनिट है, हर दिन आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपको उस तरफ लेके जा रहा है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो गोल ही सिलेक्ट करें एहतियात से। कुछ गोल ऐसे होते हैं जो कि इस काबिल नहीं होते कि उनके लिए कोई कुर्बानी दी जाए, अपने टाइम की, अपने पैसे की, इन्वेस्टमेंट की। एक शेर है कि हो सकता है कि ये शहर फतह के काबिल ही ना हो, कुछ सोच कर ही कश्तियों को जलाना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझे कि इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। मसलन आप ये अगर गोल रखेंगे कि मैंने पैसा कमाना है, उसके लिए अपनी हेल्थ को ज़ाया कर देंगे, अपनी फैमिली को ज़ाया कर देंगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो गोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चीज़ों को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। अपने गोल बड़ा मोहतात होकर सेलेक्ट करें। हर चीज़ 2 दफ़ा बनती है, पहली दफ़ा आपके माइंड में, फिर ग्राउंड में। आपकी कोई तख्लीक है, पहले आपके माइंड में होगी, फिर वो बनेगी ऑन ग्राउंड। measure twice, cut once. Management is efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is learning. Okay, management is efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall. मैनेजमेंट क्या है कि एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार के साथ, तो उसके ऊपर कितना तेजी से चढ़ते हैं आप। लीडरशिप ये है कि दीवार जिसके साथ सीढ़ी लगी हुई है, क्या वो दीवार, उसी दीवार पे हमने जाना है। ऐसा तो नहीं है कि हम गलत दीवार पे जा रहे हों, सीढ़ी ही गलत दीवार पे लगाई हो। तो ये है लीडरशिप। नो मैनेजमेंट सक्सेस कैन कंपनसेट फॉर फेलियर इन लीडरशिप। सीढ़ी आपने गलत दीवार पे लगा दी, जितना तेज चढ़ेंगे फायदा कोई नहीं है, क्योंकि दीवार ही गलत है, आपका मंजिल ही गलत है। डेवलप ए पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। करना क्या है? A model personal mission statement. Be honest. Never lie. Never crib. Say only what is true and motivating. Plan tomorrow's work today. Keep your score. जितना आप गोल की तरफ जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कितना जा रहे हैं, मेजर कर सकें, उसको इम्प्रूव करें। अच्छा खाना खाएं। Concentrate on the task at hand. Maintain financial discipline. A model personal mission statement. Think ways to get rich. Be fair in your dealings. Build your capacity. Actualize yourself. Enjoy your life. Be a sportsman. Empower others. Have the constitution of your own personality. Be predictable in your principles. 4 factors of life. Self-worth. Your decision-making criteria. Lens through which you see your life. Your capacity to act and limitations on it. These factors are controlled by the center you are having. सेंटर्स ऑफ लाइफ क्या है? ये सेंटर्स ऑफ लाइफ हो सकते हैं, फैमिली है, स्पाउस, मनी, वर्क, सोशल स्टेटस, प्लेयर, फ्रेंड्स, एनिमीज, रिलीजियस बिलीफ, सेल्फ। तो ये चीजें जो हैं, ये फिर 4 फैक्टर्स ऑफ लाइफ हैं। व्हाट शुड बी द सेंटर?
सेंटर योर लाइफ ऑन करेक्ट प्रिंसिपल। देखें, बात ये है, अगर आपने लाइफ में फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचनी है तो क्या होगा कि आप फैमिली का मफाद तो सोच लेंगे, लेकिन और चीज़ें आप कंप्रोमाइज़ कर बैठेंगे। पैसा ही अगर आपका सेंटर है तो उस पैसे के लिए तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे, फिर मोरालिटी कहाँ गई। तो फ्रेंड्स अगर हैं उनके लिए भी कुछ कर गुजरेंगे। तो असल चीज़, अगर इन चीज़ों को सेंटर बनाएंगे तो आप सही नहीं रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। अगर इन चीज़ों को सेंटर बनाओगे तो सही रास्ते पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इनकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती हैं। तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती जो मुस्तकिल रहती है, वो होती है कि ऑन सेंटर योर लाइफ ऑन करेक्ट प्रिंसिपल्स। असूल आपके ठीक होने चाहिए। सच बोलना है तो सच बोलना है, रिस्पॉन्सिबल होना है तो रिस्पॉन्सिबल होना है, किसी को दुख नहीं देना तो ठीक है, नहीं नहीं देना, किसी से छीन के नहीं खाना, हलाल यानी फेयर मीन्स के ऊपर रहना है। तो बस ये प्रिंसिपल्स हैं, चेंज नहीं होते, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स डोंट चेंज। आपने अगर एक दफ़ा ये बना लिया कि मैंने फेयर तरीके से पैसा कमाना है, तो ये प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। ये मरता नहीं है, रैशनल है, कांट बी टेकन अवे। दे आर बिगर देन पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। देखिए, फ्रेंड्स के ऊपर अगर आप रखेंगे ना लाइफ को, तो फ्रेंड्स तो कल कुछ कहेंगे, आज कुछ कहेंगे, तो ये तो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स ही चेंज हो जाए, हो सकता है फ्रेंड्स का एनिमीज बन जाए। प्लेयर प्लेयर जो है ना, वो आपको वो भी फंसा देती है। उसके ऊपर रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो चीज वो रखें जो कांस्टेंट है, और वो है सही प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस। ये चीजें हैं जो कि आप जिनको अपना प्रिंसिपल बना सकते हैं। एज ए प्रिंसिपल सेंटर्ड पर्सन यू ट्राई टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम इमोशंस एंड अदर फैक्टर्स। यू मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स विद प्रिडिक्टेबल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। We detect our missions in life rather than inventing them. देखें, आपकी जितनी गोल्स आपकी लाइफ के अंदर हैं, आपने जस्ट उनको डिस्कवर करना है। इन्वेंट आपने कोई नहीं करना। राइट ए क्लियर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, ए पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन योर इनर मोस्ट वैल्यूज एंड डायरेक्शंस। आप अपने लिहाज से खुद बना सकते हैं अपना मिशन स्टेटमेंट। फिर वो यहाँ पे स्टेफन कभी बयान करता है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की वर्किंग। लेफ्ट ब्रेन आपका होता है लॉजिकल, वर्बल, वर्ड्स में सोचता है। पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में सोचता है। एनालिसिस, ब्रेकिंग अपार्ट, सीक्वेंशियल थिंकिंग, टाइम बाउंड होता है। जो राइट ब्रेन है, इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, पिक्चर की फॉर्म में सोचता है। ये पार्ट्स की बजाय होल में सोचता है, उनका लिंक्स बनाता है, पुट टुगेदर, सिंथेसिस करता है, चीज़ों को मिलाता है। ये सिमल्टेनियस होलिस्टिक थिंकिंग रखता है। लेफ्ट ब्रेन जो है ना, वो लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर चलता है, जबकि राइट ब्रेन हमेशा एक 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 टाइम पे ही सारी चीज सोच लेगा और टाइम फ्री होता है। हर बंदे में कोई एक पार्ट जो है वो डोमिनेट करता है। सिचुएशन के मुताबिक आपको लेफ्ट या राइट ब्रेन यूज करना चाहिए और उसको कल्टीवेट करना चाहिए। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात करता है कि जो राइट ब्रेन है इसकी हम कैपेसिटी को इतना यूटिलाइज नहीं करते। कैसे करना है? देखें, लेफ्ट ब्रेन है इसको तो हम बहुत यूज करते हैं, राइट ब्रेन को हम यूज नहीं करते। बड़ी ये प्यारी बात है कि ये इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, पिक्चर्स की फॉर्म में सोचता है, होल की तरह सोचता है, चीज़ों को मिलाता है, और ये होलिस्टिक थिंकिंग यानी एक ही दफ़ा पूरी चीज़ सोच लेता है बजाय इसके सीक्वेंस में सोचने के। तो कैसे इसको यूज किया जा सकता है? एक्सपेंड योर पर्सपेक्टिव बाय विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट टू हैव इन द एंड। अफर्मेशन, सेल्फ टॉक करें अपने आप से कि आप कर सकते हैं। तो ये है वेज टू टेप द राइट ब्रेन। 5 ingredients of our affirmations. It is personal, it is positive, it is present tense, it is visual, it is emotional. मैं मिसाल देता हूँ एक। आप ये कहें कि मेरे पास $5 मिलियन आ गए हैं, या मैं $5 मिलियन ले रहा हूँ।
पर्सनल है, आप खुद कह रहे हैं, आप अपने बारे में कह रहे हैं, पॉजिटिव है। क्योंकि पॉजिटिव ये होता है कि आपने इसको नेगेटिव कंडीशन नहीं लिखा, आपने ये नहीं कहा कि मैं नहीं ले रहा। पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, मुझे $5 लाख मिल रहे हैं। ये आप हर रोज कहेंगे, ये इसका मतलब ये है कि आप उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इट इज विजुअल। आप सोचें कि वो $5 लाख आपको नजर आने चाहिए अपने माइंड में कि वो आप ले रहे हैं। और फिर आपकी इमोशनल, आपकी उसके साथ जो अटैचमेंट है, जो उसके साथ एक जज्बाती लगाव है उस विजुअल के साथ, वो होना चाहिए उस अफर्मेशन के साथ। All the peak performers visualize. They see it, feel it, experience it before they actually do it. आप कोई किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, उसका अपने टाइटल जीतना है, तो अपने आप को ये कहें कि मैं टाइटल जीत गया हूँ, मैंने फाइनल जीत लिया है, मैंने स्पोर्ट्स इवेंट जीत रहा हूँ। तो ये पर्सनल भी है, पॉजिटिव है, प्रेजेंट टेंस में है। विजुअल में देखें कि आप जीत गए और आपके हाथ में वो ट्रॉफी है, और फिर उसके साथ जो जज्बाती है वो आप जज्बाती आप फील करें उसको। Make sure that you don't get totally absorbed by one role to the exclusion of others that are equally or even more important in your life. किसी एक चीज के लिए दूसरी चीजों को compromise नहीं करना। Drafting and implementing mission statement is important for the smooth functioning of any unit, family, organization. आपकी फैमिली है, इदारा है, उसके लिए मिशन स्टेटमेंट जरूर ध्यान में रखें। मिशन स्टेटमेंट्स के बाद ये कोऑर्डिनेशन, देन आती है सक्सेस। मिशन स्टेटमेंट, प्रिंसिपल, डायरेक्शन, डिसीजन, कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इदारे में काम कर रहे हैं तो हर किसी को मिशन स्टेटमेंट के अंदर इन्वॉल्व करें। उसको पता होना चाहिए आपके हर टीम मेंबर को कि मिशन स्टेटमेंट है क्या, इदारे का मकसद क्या है, जाना किस तरफ है। प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट कमिटेड टू द मिशन ऑफ अदर पीपल फॉर देयर लाइफ्स। जब एक आपके एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि इस इदारे का मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो वो फिर कैसे सिंसियर होगा उसके साथ। आप अपनी लाइफ की भी मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फैमिली की लिख सकते हैं, पर्सनल लिख सकते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। थोड़ा सा मैं क्विक हूँगा, आपने स्लाइड्स खुद पढ़ लेनी है। थिंग्स विच मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स विच मैटर लीस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले रखें, गैर अहम चीज़ें बाद में रखें, क्योंकि अगर आपने गैर अहम चीज़ें पहले रखी तो अहम चीज़ों की जगह नहीं रहेगी। ज़िंदगी में ना ये ज़हन में रखें, स्टोर रूम। लाइफ में आपका टाइम जो है ना बड़ा लिमिटेड है, तो अपने टाइम को अहम चीज़ों पे लगाएं। गैर अहम चीज़ों पे लगाएंगे तो अहम चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा आपके पास। विच वन हैबिट वुड ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन योर पर्सनल लाइफ, ये क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज हल कीजिएगा। विच वन हैबिट वुड ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन योर बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छा, मेरे ख्याल में ना, मेरे ज़ाती राय, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो सुबह सवेरे उठना जो है, सूरज से पहले उठना, मेरे लिए वो हैबिट थी जिसने मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ को चेंज कर दिया। लीडरशिप डील विद द वाई पार्ट, मैनेजमेंट डील विद द हाउ पार्ट। वंस वाई पार्ट इज डन, हाउ पार्ट फॉलोज इट। सबसे पहले तो पता ये होना कि करना क्यों है, करना कैसे है वो बाद की बात है। लीडरशिप डिसाइड्स व्हाट थिंग्स फर्स्ट आर, इट इज मैनेजमेंट दैट पुट्स देम फर्स्ट। अच्छा, लीडरशिप पहले डिसाइड करती है कि पहले चीज़ें कौन सी होंगी, फिर उनको करना कैसे है, वो बात की बात है, मैनेजमेंट की बात है। When you subordinate your feeling, impulses and moods to your principles, it is called self-discipline. क्या डिफिनेशन दी है स्टेफन कवी ने सेल्फ डिसिप्लिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। देखिए जी, 4 खाने। पहला खाना, यानी इसमें गौर कीजिएगा, क्राइसिस, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, डेडलाइंस। ये वो खाना है जो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। आप आज कुछ हो गया, आप रश कर रहे हैं, सुबह सवेरे उठ के दौड़ रहे हैं, दफ्तर की तरफ मीटिंग्स हैं, सारा कुछ है। दिस इज फर्स्ट कॉलम, जिसमें क्राइसिस पड़ा है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम पड़े हैं, डेडलाइन, ये है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। दूसरा खाना सबसे इम्पोर्टेंट है,
दूसरा खाना जो है ना मैट्रिक्स, जिसमें प्रिवेंशन है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, प्लानिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, रिक्रिएशन है, ये सबसे अहम है। ये जो मैट्रिक्स 2 है ना, ये स्टेफन कभी नहीं कहा इस पर ज़्यादा गौर करें, इसको ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि जितना इस पे काम करेंगे, जितना आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, उतना आप ये जो मैट्रिक्स 1 है क्राइसिस वाले को अच्छे तरीके से डील करेंगे। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी, आप डील कर लेंगे पहले मैट्रिक्स को। और अगर आप की ट्रेनिंग नहीं है अच्छी, प्रिवेंशन पे आपने काम नहीं किया, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक इलाके के हैं डिप्टी कमिश्नर। अब आपके इलाके में सैलाब का खतरा है, आपने पहले से ही जो बंद है वो मजबूत करके रखे हुए हैं। जब आप वो बंद मजबूत कर रहे थे उस टाइम कोई अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन आपने ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी मुझे, आपने ये समझा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टाइम अर्जेंसी कोई नहीं थी। जब अर्जेंसी नहीं थी जब अर्जेंसी नहीं थी तो उस टाइम आपने एक चीज को, जब अर्जेंसी नहीं थी आपने एक इशू के साथ इंपॉर्टेंस अटैच कर दी, तो उससे क्या होगा कि मैट्रिक्स 1 में वो चीज़ नहीं आएगी, वो उतनी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेगी। आपने जो बंद था उसको बांध लिया, दरिया का बंद मजबूत कर दिया टाइम से पहले, सैलाब आने से पहले। तो अब अगर फ्लड आया भी है तो वो उस बंद को हिला नहीं सका, उस बंद को तोड़ नहीं सका। तो क्या हुआ कि अर्जेंसी नहीं पैदा हुई। तो क्या हुआ कि अगर आपने सेकंड मैट्रिक्स में काम किया है, दूसरे मैट्रिक्स में अगर आपने काम किया है, तो उससे क्या होगा कि पहला मैट्रिक्स में इतना अर्जेंसी पैदा नहीं होगी। इसकी मैं एक और मिसाल देता हूं कि आप हैं एक स्टूडेंट, आपने हर रोज का काम हर रोज किया, आपने कंसेप्ट बिल्ड किए, तो एग्जाम वाले दिनों में आप अर्जेंसी में नहीं होंगे, आप रिलैक्स होंगे। तो ये है कंसेप्ट। तो इसलिए आथर ये कहता है कि जो मैट्रिक्स 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट तो होता है लेकिन अर्जेंट नहीं होता, इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपकी अर्जेंसी कम होती चली जाती हैं। आपके जो मैट्रिक्स 1 में काम पड़े होते हैं वो इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, वो कम होते चले जाते हैं, उनकी शिद्दत कम हो जाती है। तो इसकी बहुत प्यारी मिसाल जो है वो मैं दोबारा दूंगा कि आप हैं स्टूडेंट, आपने हर रोज़ का काम हर रोज़ किया, कंसेप्ट अपने बिल्ड किए, तो एग्ज़ाम के दिनों में आपके ऊपर प्रेशर कम होगा और आप एग्ज़ाम के दिनों में इतना ज़्यादा शदीद अर्जेंसी में नहीं होंगे। इसके बरक्स आपने मैट्रिक्स 2 में काम अगर नहीं किया, आपने डेली का काम डेली नहीं किया, कंसेप्ट बिल्ड नहीं किए, तो आप एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा काम होगा आपका मैट्रिक्स 1 में, यानी ज़्यादा अर्जेंसीज होंगी, ज़्यादा आप अर्जेंट फील करेंगी, ज़्यादा आप चीज़ें आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगी, टास्क आपके ऊपर खड़े होंगे कि आपने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो ये है साइंस सारी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की। तीसरी जो चीज़ है ना, तीसरा मैट्रिक्स जो है वो इतना अहम नहीं होता, अर्जेंट होता है, खैर ये करना पड़ता है, बट ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा मैट्रिक्स जो है वो है, चौथा खाना जो है इसका वो ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं होती, अर्जेंट भी नहीं होती, तो उनको आप स्विच कर सकते हैं, उनको छोड़ भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो चौथे मैट्रिक्स में कम से कम टाइम गुजारें, सबसे ज़्यादा टाइम गुजारें दूसरे में, फिर पहले में, और फिर तीसरे में। चौथे में कम से कम टाइम गुजारना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता आप चौथे में टाइम गुजारें। अच्छा, जो पहला मैट्रिक्स है ये आसानी से हो जाता है, शुड बी डन। अच्छा, इसलिए हो जाता है कि वो तो, ये तो जो पहला मैट्रिक्स है, पहला कॉलम, ये तो आप सर पे खड़ा हुआ है, आप नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एग्जाम है, देना है, तैयारी करनी है, करना पड़ेगा। तो ये पहला जो इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है, ये काम खुद ब खुद आपसे, आप ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। आपका दिल नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरे मैट्रिक्स की खास बात ये है, दूसरे कॉलम की खास बात ये है कि इसके लिए आपको विल पावर चाहिए, ये आपके सर के ऊपर नहीं खड़ा होता।
यानी जो ट्रेनिंग है, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आपको वैसे ही ख्याल आया कि 2 महीने बाद शायद सैलाब आ जाए, तो मैं क्यों ना बंद मजबूत करवा लूँ। तो क्या है कि ये टास्क ना आपके सर पे नहीं खड़ा हुआ था। आपने खुद इसको आइडेंटिफ़ाई किया, विल पावर ली, इनिशिएटिव लिया और वो काम कर दिया। आप स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, उसकी तैयारी आपने पहले से शुरू कर दी। तो ये जो तैयारी है आपके सर पे नहीं खड़ी हुई थी। आपने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं पहले कर लूँ। तो क्या किया कि आपने मैट्रिक्स 1 का काम जो है वो कर दिया। अगर आपने काम नहीं किया हुआ, तो वो चीज़ आपके सर पे आके खड़ी हो जाएगी। आपको करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है आपकी। तीसरी जो कॉलम है, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, ये चीज़ें भी करना पड़ती हैं। मसलन उतनी अहमियत नहीं होती। लाइक आप ऑफ़िस में हैं, काम करते हैं, आपका बॉस आपको बुलाता है, कहता है कि आएँ, एक बात डिस्कस करनी है। हो सकता है वो बात अहम ना हो, लेकिन आप बॉस ने बुलाया है, तो आपका जाना इम्पोर्टेंट है। मीटिंग के लिए आपको भेज रही है आपकी फ़र्म। हो सकता है वो मीटिंग इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपके लिए अर्जेंट तो है, आपने जाना तो है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। चौथी चीज़ जो है, जो चौथा मैट्रिक्स है, चौथा जो कॉलम है, सॉरी, चौथा जो कॉलम है, चौथा जो खाना है, ये अ, चीज़ें आप कर भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन आपने किसी दोस्त से गपशप करनी है, कोई गपशप लगानी है, या फिर टीवी देखना है, या न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो जनरली इन चीज़ों की कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंस क्या है? रिज़ल्ट ओरिएंटेड, इट कंट्रीब्यूट्स टू योर मिशन गोल्स। ये है इम्पोर्टेंस। अर्जेंसी, जो चीज़ आपके सर पे खड़ी हो जाए, इसको बोलते हैं अर्जेंसी। अब जो क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट, सॉरी कहना चाहिए था मुझे वर्ड, मैट्रिक्स में कहता रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 और 4। जो क्वाड्रेंट 1 है, 90% लोग इसमें टाइम गुज़ारते हैं। 10% टाइम जो है, अच्छा, क्वाड्रेंट 1 पीपल जो हैं, जो ज़्यादा टाइम अपना गुज़ारते हैं इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कामों में, तो 10% वो फ़िज़ूल टाइम भी ज़ाया करते हैं, वो क्वाड्रेंट 2 और 3 में कम टाइम ज़ाया करते हैं। और इससे यह होता है कि ये क्वाड्रेंट 1 इनका बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस होता है, फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं ये लोग। क्वाड्रेंट 3 क्या करते हैं, ये 3 और 4 में ये भी टाइम ज़ाया करते हैं, शॉर्ट टर्म फ़ोकस होता है इनका, प्लान और गोल नहीं बनाते। आप सोचे ना, जो तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में ज़्यादा टाइम गुज़ार रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ये लोग इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप होते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, दे आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये लोग होते हैं। जो क्वाड्रेंट 2 में रहते हैं, तो ये क्वाड्रेंट 3 और 4 में नहीं जाते। ये क्वाड्रेंट 1 का ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। विज़न, बैलेंस, डिसिप्लिन, क्राइसिस इनकी लाइफ़ में बहुत कम होता है, क्योंकि ये पहले से तैयार होते हैं हर चीज़ के लिए। एक बच्चा जो अपना काम पहले शुरू में कर लेता है, उसके लिए तो ज़िंदगी में अर्जेंसी बहुत कम आएगी, कि जब उसको अर्जेंसी क्रिएट हो उसकी लाइफ़ में। आपको चाहिए कि आप क्वाड्रेंट 2 पीपल बन के रहें, यानी ऐसे काम करें जिनकी आपको कल ज़रूरत हो, वो काम पहले कर लें। हमेशा विज़न के ऊपर चलें कि एक चीज़ फारिग वक़्त में उस चीज़ की तैयारी कर लें जिसकी तैयारी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिसने कल आपके ऊपर आके टास्क में खड़ा हो जाना है। अपॉर्च्युनिटी माइंडेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड, फीड अपॉर्च्युनिटीज़, सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंक प्रिवेंटिवली, प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फ्यू क्राइसिस एंड इमरजेंसीज़, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैसे जाया जाए क्वाड्रेंट 2 में? कुछ टाइम निकालें, 4 को तो बिल्कुल ही माइनस करना लाइफ से। 4 वाला टाइम दें आप 2 क्वाड्रेंट को, और 3 से भी कुछ टाइम निकाल लें। बॉस को समझाएँ, मसलन वो मीटिंग, गैर ज़रूरी मीटिंग भेज रहा है, उसे समझाएँ कि मैंने इम्पोर्टेंट काम करने हैं, मुझे आप जो अच्छा, तीसरे जो क्वाड्रेंट वाले काम हैं, वो डेलीगेट भी कर सकते हैं। जो रूटीन के काम है, वो आप डेलीगेट कर दें नीचे, किसी और को उस पे भेज दें। आपका काम है, आप क्वाड्रेंट 2 पे फ़ोकस करें। मसलन आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, वो किसी और को सौंप दें, और
आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें, इम्पोर्टेंट रिसर्च एंड इनोवेशन की चीज़ें जो हैं, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, तो उसको इस हिसाब से आप देख सकते हैं। क्वाड्रेंट 1 will automatically shrink and the more time spared from quadrant 1 is used in quadrant 2। तो आपका अर्जेंसी वाला क्वाड्रेंट भी कम हो जाएगा। Say no politely to quadrant 3 and 4। In order to say yes to the best, you will have to say no to the good। Identifying goals, setting goals, scheduling, daily adapting, ये 4 चीज़ें हैं। पहले आप अपना गोल सेट करें, उसके बाद शेड्यूल करें और फिर डेली अडॉप्शन करें। कुछ रोल ऐसे भी होते हैं, गोल ऐसे होते हैं जो वीकली बेसिस पे बना सकते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे, कुछ डेली बेसिस पे। अपने गोल्स को ना आप क्वाड्रेंट 2 के हिसाब से देखें कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या चीज़ कर रहे हैं आप। टाई योर वीकली गोल्स विद योर लॉन्गर टर्म गोल्स। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स मस्ट बी इन लाइन विद दी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो कि आपने बनाई थी। हाँ, ये चीज़ सीखें, लर्न टू डेलीगेट द थिंग्स टू अदर्स। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें समझते हैं कि दूसरा कर सकता है आपकी जगह पर, उसको डेलीगेट कर दें। Delegation means growth both for individuals and for organization। Delegation is important। In case you delegate, your output will be much greater than your input। In case you don't delegate, your output will be equal to your input। The key to effective management is delegation। ये 2 किस्म की डेलीगेशन है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। In Gopher delegation, you supervise the each move by constantly being in touch। दूसरी जो स्टेवर्डशिप है, उसमें अब ये करते हैं कि रिजल्ट के ऊपर आप ज़्यादा कम फोकस करते हैं। आपको पता होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको आपने डेलीगेट किया उसको पता होता है कि मैंने क्या काम करना है। ये गोफर से ज़्यादा बेहतर है। ये बस इसी पे होता है कि चीज़ होनी चाहिए, कैसे हो ये नहीं इसके ऊपर फोकस करते। बॉर्डर आउटलाइन पता होती हैं, गाइडलाइन, बाकी चीज़ें जो हैं और जिसको डेलीगेट की जाती है वो खुद ही मैनेज कर लेता है। रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, सुपरवाइजरी जो भी रोल है जिसका। आखिर में केपीआई होता है कि जी जिसको डेलीगेट की गई थी अथॉरिटी, उसने कैसे उसको परफॉर्म किया। टाइम फ्रेम होता है और इसमें पता होता है जिसको डेलीगेट की गई अथॉरिटी कि अगर वो काम ठीक नहीं करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर काम ठीक करेगा तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसमें एक और बड़ी खास बात होती है कि जिसको डेलीगेट की गई है अथॉरिटी, वो खुद ही बॉस होता है, उसने खुद ही सारा कुछ करना है। हाँ, द फार्मर कैन टेक द एडवाइस और हेल्प फ्रॉम द लेटर व्हेन द लेटर इज अवेलेबल। Truth is the highest form of human motivation। It brings out the very best in people। इस चीज को bring पढ़िएगा। It brings out the very best in people। But for this, training and capacity building is a prerequisite। Training and capacity building take time initially, but saves more many saves much more time in the long run। थोड़ा इसको ग्रामेटिकली सेट करने की जरूरत है। Training and capacity building take time initially but saves more time in the long run। The steward becomes his own boss। He becomes creative to get the desired result efficiently। Effective delegation is basic to both personal and organizational growth। एक लॉ है, पार्किंसन लॉ। वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। बड़ी खूबसूरत बात कि एक चीज़ को अगर आप 3 दिन में कर सकते हैं, तो अगर आपको उसी काम के लिए 10 दिन दिए जाएँ, तो आपका काम आप खुद लंबा कर लेंगे, नेचुरली वो 10 दिन में मुकम्मल होगा। अगर 10 दिन वाले काम को मैं कहूँ कि आपके पास 1 महीना है, तो आप उसको 1 महीने में करेंगे। तो ये है
पार्किंसन लॉ। Try to take every activity from the perspective of quadrant 2 activity. Try to achieve long-term goals through every activity. अच्छा, अगर आप में से किसी को ये समझ ना आए क्वाड्रेंट 1 2 3 4 वाली बात, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसको दोबारा सिर्फ इस एस्पेक्ट को दोबारा बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इस किताब का जो खास बात है वो ये क्वाड्रेंट का है। मैट्रिक्स जो है ना, ये वाला, ये सबसे इसकी जो बेस्ट चीज है वो ये मैट्रिक्स, ये वाली चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। अगर आपको ये समझ आ गई तो ये इस किताब का मेन पॉइंट है। You can't enjoy fruit without roots. Maintain an emotional bank account with whom you interact. Emotional bank account is the reserve of trust built up in a relationship. It is maintained by the deposits of courtesy, kindness, honesty, and keeping commitments. When the account is high, communication is easy, instant, and effective. क्या खूबसूरत बात है। जिसके साथ भी आप करते हैं इंटरेक्ट, इमोशनल बैंक अकाउंट हाई रखें। और ये कैसे बिल्ड होता है? ये होता है कर्टसी, काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड कीपिंग कमिटमेंट। छोटी छोटी गलतियां हो जाएं तो अगर आपका जो इमोशनल बैंक अकाउंट से कुछ ना कुछ डिपॉजिट से वो कंपनसेट हो जाती हैं। लेकिन आपको ये डेली, ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स करना चाहिए टू बिल्ड एंड रिपेयर रिलेशनशिप्स। देयर इज नो क्विक फिक्स। सबसे बड़े बड़े डिपॉजिट्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, अटेंडिंग टू द लिटिल थिंग्स, कीपिंग कमिटमेंट्स, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, शोइंग पर्सनल इंटेग्रिटी, अपोलोजाइजिंग सिंसियरली व्हेन यू मेक ए विड्रॉल। अगर आप कोई किसी जगह पे आपका एक दोस्त है जो आप पे ट्रस्ट करता है, तो अगर आप उसकी कोई कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाते, उसको माजरत कर लें कि मेरी ये मजबूरी थी, मैं नहीं कर पाया। और फिर नेक्स्ट टाइम वो कॉन्स्टेंटली उस कमिटमेंट को ना तोड़ें, उसको नेक्स्ट टाइम फिर उसके साथ उसको रिपेयर करें, उसको किसी तरीके से सेकंड टाइम उसको फिर आपने ऑनर करना है, थर्ड टाइम करें, फोर्थ टाइम करें। यानी कभी ओकेजनली ऐसा ऐसा हो जाए तो वो दैट शुड रिमेन एन एक्सेप्शन। If a person is important to you, show importance to the trivial things. Otherwise, which is more acha. If a person is important to you, show importance to the trivial thing. Otherwise, which is important to him. Love the dog because your beloved loves the dog. Be empathic. अगर आपके लिए कोई बंदा अहम है तो जिस जिस चीज से, चाहे वो मामूली क्यों ना हो, वो प्यार करता है तो उसको अहमियत दें। कुत्ते से प्यार करें। अगर आपका महबूब कुत्ते से प्यार करता है तो यू शुड लव द डॉग। दूसरी चीज ये है कि ये पहली चीज थी अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, दूसरी चीज है अटेंडिंग टू लिटिल थिंग्स। लिटिल काइंडनेस एंड courtesies आर सो important. Small discourtesies make large withdrawals. Interiors of even the harshest persons are tender and comprise emotions of hurt. तो अगर आपको कोई बंदा इतना हार्श भी है तो उसका भी अंदर से बड़ा टेंडर होता है। Keep your commitments. Never make a commitment which you think you can't fail. If you can't keep your commitment, then explain the situation at the earliest to the person with whom you have the commitment. Clarify what is wanted from the other side. Personal integrity. Don't speak ill of anyone in his absence. सबसे बड़ी बात ये होती है किसी के सामने किसी को गिला ना करें, वरना वो ये सोचेगा कि मेरा भी गिला करेगा। It is better to be silent when some absent friend is being criticized. क्या खूबसूरत बात, किसी की गिबत में आपने शरीक नहीं होना। अगर किसी का गिला हो रहा है तो उस टाइम खामोश रहें। चेंज द टॉपिक इफ पॉसिबल। टू बी ट्रस्टेड इज टू बी लव्ड।
Courtesy, politeness, kindness, and respectfulness are the highest virtues. Apologize sincerely when you make a withdrawal. अगर कमिटमेंट नहीं पूरी कर सकते या कोई गलती हो गई है तो अपोलोजाइज करें. If you don't apologize, your mistake will be taken as deliberate. The laws of love and life. Love is always unconditional. Problems create opportunities. See the problems from the perspective of opportunities. Habit number 4. Think win-win. ये 6 किस्म की सिचुएशन होती हैं. Win-win, win-lose, lose-win, lose-lose, win-win or no deal. Win-win जो है ना, आपने हमेशा इस टर्म में सोचना है. Win-win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human interactions. Win-lose is based on comparisons, competitions, and conditional love. Lose-win. Lose-lose is the philosophy of war. One loses. इस different situation को explain किया गया है. One loses because one wants to see one's enemies losing. सबसे बेहतरीन चीज ये ना, आप हमेशा विन विन टर्म में सोचें. थिंक इन द टर्म्स ऑफ विन विन. बी ए मैन ऑफ अबंडेंस मेंटालिटी, नॉट ऑफ स्कार्स मेंटालिटी. ये वही बात जो हमने शुरू में की. विन विन एग्रीमेंट्स फोकस ऑन रिजल्ट्स. Consequences, expectations are clear in such agreements. हमेशा प्रॉब्लम को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखें. की कंसर्न को आइडेंटिफाई करें. Determine which results will constitute a fully acceptable solution. Identify new possible ways to achieve these goals, achieve these results. Win-win solutions involve win-win processes. Habit number 5. Seek first to understand, then to be understood. पहले दूसरों को समझें, फिर दूसरों से तवक्को करें वो आपको समझें. पहले खुद दूसरों को समझें, फिर दूसरे आपको समझेंगे, या फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि मुझे समझा जाए. It is key to effective interpersonal communication. Listening is the most important aspect of interpersonal communication. You are taken by another person as he actually experiences you. Build the skills of emphatic listening. Don't use your glasses to analyze the situation of others. Rather, use their perspective to look through those situations. अब ये जरूर देखें कि अगर कोई बंदा एक खास तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्या वजह है, क्यों वो बिहेव कर रहा है. Every person is unique and will require different advice. Use the principle of emphatic listening, listening with intent to understand. Communication is represented by, इसमें 10% वर्ड्स होते हैं, 30% साउंड होती हैं, बॉडी लैंग्वेज 60%. अंडरस्टैंड नॉट जज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जज नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है. इन ऑर्डर टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, वी शुड कम आउट ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज ऑफ टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एवेल्युएट नहीं करना चाहिए, प्रोब ना करें, एडवाइस ना दें, इंटरप्रेट ना करें. अगर आपने दोस्ती कायम रखनी है तो दूसरों के ऊपर ये 4 चीजें ना करें. एवेल्युएट, प्रोब, एडवाइस, इंटरप्रिटेशन. Emphatic listening comes from a sincere desire to understand. Essentials of seeking first to understand and making effective presentation. Ethos, pathos, logos. Ethos क्या है? इसकी ethos का मतलब है your personal credibility, the faith people have in your integrity and competence. Pathos, being in alignment with the emotional thrust of the audience. लोगों को ये यकीन हो कि आप उनके साथ एक ही, आपका इंटरेस्ट वही है, आप उसी तरह इमोशनल थ्रस्ट में लाइन है उनके साथ. लोगोस, लॉजिक, रीजनिंग. 3 चीजें जरूरी हैं. ये 3 चीजें जरूरी हैं कि आप दूसरों के साथ आप सिनर्जी बना सकते हैं मेंटली. दूसरे आपको समझ सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं. ईथोस, पैथोस, लोगोस.
Take into consideration the other person's point of view. Habit number 6, synergize. It is the end point of all our previously discussed 5 habits. The whole is greater than the sum of its part. 1 जमा 1 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है। जिसको कहते हैं ना 1 जमा 1 2 नहीं है, 11 है। तो ये वही बात है। Synergy is defined as the whole is greater than the sum of its parts. Value the differences. Celebrate the differences. Habit number 7, sharpen the saw. फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये आपकी पर्सनैलिटी के 4-5 रुख हैं। इनको हमेशा अच्छा रखें। इनका ना अपनी कुल्हाड़ी को तेज रखें। वो किसी ने क्या खूब कहा था, अगर मुझे दरख्त काटने के लिए 8 दिन मिलें तो मैं 6 दिन अपना कुल्हाड़ा तेज करने पे लगा दूंगा, दरख्त 1-2 दिन में काट लेंगे। तो ये है ट्रेनिंग की अहमियत। आपने अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग उसको पूरा रखना है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। फिजिकल में आपकी एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये फिजिकल। मेंटल में क्या है, रीडिंग है, विजुअलाइजिंग है, प्लानिंग है, राइटिंग है। सोशल में क्या है, सर्विस है, एम्पैथी है, सिनर्जी है। स्पिरिचुअल में क्या है, वैल्यू, क्लैरिफिकेशन, प्रिंसिपल्स, कमिटमेंट, मोटिवेशन। दी फिजिकल डायमेंशन, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ। Endurance is related to any exercise that increases your heartbeat. Flexibility comes from stretching. Strength comes from weightlifting, push-ups, sit-ups, chin-ups. Spiritual dimension, commitment to the value system, betterment of humanity, prayers, belief in Almighty. ये है spiritual dimension। और सबसे अहम चीज कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल्फ से आगे जाके दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। मेंटल डायमेंशन, रीडिंग, राइटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, फोरसीइंग। इमोशनल, सोशल डायमेंशन, रिस्पेक्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंड अदर्स, बिल्ड योर लाइफ ऑन करेक्ट प्रिंसिपल्स। कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं। इंटेग्रिटी इज हायर वैल्यू देन लॉयल्टी। It is better to be trusted than to be liked. Ultimately, trust and respect will generally produce love. Don't take a shortcut around the principles of life. You can't have success without paying the price. Don't take a shortcut around the principles of life. You can't have success without paying the price. You can never have the rewards of good character without good character. गुड कैरेक्टर के बगैर उसके रिवार्ड्स आप नहीं रख सकते, नहीं ले सकते। Every child is a leader and should be seen as such. Teach your kids their innate worth and goodness. Teach your children the 7 habits. अपने बच्चों को ये 7 आदत सिखाएं। Teach them integrity, resourcefulness, self-discipline, and the win-win way of life. You may retire from a job, but never retire from meaningful projects and contributions. Live life in crescendo. इसका मतलब ये है कि उसको फुल पीक पे जिए, जिंदगी को अपनी फुल पीक पे गुजारें। Be the best version of yourself. Look ahead with optimism. Live by these 7 habits. You will never finish contributing. Always seek something higher and better from life. The next fascinating challenge. Greater understanding. More intense romance. More meaningful love. The end. Hopefully आपको ये किताब समझ में आई होगी। मेरे पास टाइम कम था। इस किताब के ऊपर 4 से 5 घंटे भी बोला जा सकता है। तो इस किताब में जो लेसन्स हैं उनको ध्यान में रखिए, उनको अप्लाई कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।